ये कहानी बेलवुड सिटी के एक शांत और ठंडी रात में शुरू होती है। आसमान पर तारे टिमटिमा रहे होते हैं, लेकिन अचानक ही सन्नाटे को चीरती हुई एक रहस्यमयी परछाई शहर में उतरती है। ये परछाई दरअसल एक एलियन की है जिसका नाम है इयान। उसका पूरा शरीर अनलिमिटेड ऊर्जा से चमक रहा है, मानो जैसे उसके भीतर एक विस्फोट दबा हो। उसका स्पर्श इतना घातक और विनाशकारी है कि जिस भी चीज के पास वो जाता है वो तुरंत ही बिखर कर राख में बदल जाती है। शहर के बीचों बीच खड़ा क्लॉक टावर भी उसके असर से दरक गया था और घड़ी की सुइयां हमेशा के लिए थम गई थी। इयान बिना किसी चेतावनी के सड़कों पर तबाही मचाना शुरू कर देता है। वो एक कार को उठाकर जमीन पर पटकता है, जिससे चारों तरफ अफरा तफरी फैल जाती है। लोग चीखते हुए भागते हैं और पूरी रात का सन्नाटा चीख पुकार में बदल जाता है। तभी अचानक आग की लपटों जैसा एक सेप आसमान से प्रकट होता और ये है हीट ब्लास्ट, यानी कि बेन 10 का एलियन फॉर्म। हीट ब्लास्ट मजाक के अंदाज में यान को डांटते हुए कहता है कि अरे भाई, 3 बजे सुबह सबकी नींद क्यों खराब करने आए हो? दोपहर तक इंतजार नहीं कर सकते थे क्या? लेकिन यान खामोश खड़ा रहता है। हीट ब्लास्ट तुरंत ही एक फायर बॉल बनाकर उसकी ओर फेंकता है और धमाके से यान सड़क के दूसरी तरफ जाकर गिरता है। हीट ब्लास्ट मौके का फायदा उठाकर उसे पकड़ने की पूरी कोशिश करता है, मगर यान अचानक से ही अपनी एनर्जी का फील्ड फैलाकर उसे कैद कर लेता है और जोर से दूर फेंक देता है। इसी बीच पुलिस सायरन बजाती हुई वहां पर पहुंचती है। पुलिस वाले बंदूक निकालकर अपनी पोजीशंस लेते हैं, लेकिन यान के एलियन हेंचमैन शैडो से निकलकर उन पर हमला बोल देते हैं। ये देखकर हीट ब्लास्ट तुरंत ही अपनी डायरेक्शन बदलता और पुलिस वालों को बचाने के लिए उन हेंचमैन पर पलटवार करता है। आग की लपटों से रास्ता साफ करने के बाद पुलिस सुरक्षित हो जाती है। फिर हीट ब्लास्ट वापस से यान की तरफ मुड़कर कहता है कि तेरे इस चमकते लाइट बल्ब जैसे चेहरे को यहीं पर जला दूं क्या? वो गुस्से में एक बड़ा सा ब्लास्ट करता और यान का शरीर अचानक ही पार्टिकल्स में टूटकर हवा में गायब हो जाता है। वो हैरानी से इधर उधर देखता है कि इतनी आसानी से ये कैसे मर गया, लेकिन कुछ समझ नहीं आता। वो धीरे धीरे पीछे हटता और फिर रात के अंधेरे में कहीं गुम हो जाता है। जैसे ही हीट ब्लास्ट वहां से चला जाता है, क्लॉक टावर से अजीब सी वो एनर्जी हट जाती है और घड़ी की सुइयां फिर से चलने लगती है। शहर के बाहर बेन का ओमनीट्रिक्स टाइम आउट हो गया था और वो अपने ह्यूमन रूप में वापस लौट आता है। तभी एक पुराने आरवी में ग्रैंडपा मैक्स और ग्वेन वहां पर पहुंचते हैं। बेन उन्हें देखकर कहता है कि विलेन उतना मजबूत नहीं था, लेकिन ग्वेन तुरंत उसे फटकार लगाती है कि तुम हमेशा अकेले ही क्यों कूद पड़ते हो? क्या तुम बैकअप का इंतजार नहीं कर सकते? फिर ग्वेन उसे याद दिलाती है कि सुबह उसका स्कूल है, मगर बेन जिद पकड़ लेता है कि बाकी एलियंस का पीछा करना चाहिए। ग्रैंडपा शांत लहजे में मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि मिशन बाद में होगा, पहले तुम्हारी पढ़ाई जरूरी है। मजबूरन बेन मान जाता है, लेकिन चेहरे पर नाराजगी उसकी साफ झलक रही थी। अगली सुबह बेन अपने साइकिल से स्कूल जाता है, जहां रास्ते में कुछ लड़कियां हीट ब्लास्ट के बारे में बात कर रही थी। बेन खुश होकर उनके साथ बातचीत करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे नजरअंदाज कर रही थी। स्कूल में उसकी कोई खास पहचान नहीं है और वो एक बहुत ही बिल्कुल आउटकास्ट है। ग्वेन, जो कि ईयरबॉक्स के लिए फोटोज ले रही होती है, वो काफी चिढ़ जाती है जब बेन जानबूझकर उसकी फोटो में घुस जाता है। बेन उससे स्टडी नोट्स मांगता है, मगर ग्वेन साफ मना कर देती है और कहती है कि उसे अपना काम खुद ही करना चाहिए। यहाँ पर बेन उससे कहता है कि वो जल्द ही एक मशहूर हीरो बनेगा, लेकिन ग्वेन ताना मारती है कि हीरो की पहचान हीट ब्लास्ट है, बेन की नहीं। अगले दिन टेस्ट रिजल्ट्स आते हैं। बेन को फिर से डी ग्रेड मिला था। जब वो अपने लॉकर पर जाता है तो देखता है कि उसका दरवाजा पूरी तरह च्युइंगम से लथपथ है। ये शरारत स्कूल के बुलीज कैस और जेटी की थी। गुस्से में बेन अपना रिजल्ट पेपर उनकी तरफ फेंकता है, लेकिन वो गलती से प्रिंसिपल के चेहरे पर जा लगती है। प्रिंसिपल गुस्से में उसके पेरेंट्स को बुला लेते हैं और वहीं शाम को डिनर टेबल पर माहौल काफी टेंस होता है। उसके माता पिता सैंड्रा और कार्ल उसे डांटते हैं। कार्ल समझाता है कि उसे गुस्से पर काबू रखना चाहिए, जबकि सैंड्रा कहती है कि उसे ग्रैंडपा मैक्स के साथ कम और अपनी उम्र के बच्चों के साथ ज्यादा समय बिताना चाहिए। बेन गुस्से में अपने ग्रैंडपा का बचाव करता और अचानक ही घर छोड़कर मैक्स के पास चला जाता है। सैंड्रा उसके पीछे जाने की कोशिश करती है, लेकिन कार्ल रोक देता है। वो कहता है कि बेन को अपने फैसले खुद ही लेने दो। यहाँ पर बेन दुखी होकर ग्रैंडपा से कहता है कि स्कूल में सब उसे लूजर समझते हैं। ग्रैंडपा उसे प्यार से समझाते हैं कि सीक्रेट पहचान की अहमियत यही है, उसे एक नॉर्मल बच्चे की तरह रहना होगा, चाहे कोई उसकी असलियत जानता हो या नहीं। उसी समय हम फिर से क्लॉक टावर का सीन देखते हैं, जहाँ पर यान जीवित दिखाई देता है। उसने बेन और ओमनीट्रिक्स का रिसर्च करने के लिए अपनी मौत का नाटक किया था। वो अपने सबऑर्डिनेट्स की फेल्यूर पर इतना गुस्सा होता है कि उनमें से एक को वो वहीं पर मार डालता है। वो कहता है कि मेरा मिशन अब पूरा होने वाला है। उसकी एलियन आर्मी अभी स्पेस में है और उसे बुलाने के लिए केवल एक आखिरी डिवाइस चाहिए, जो कि एक आर्मेजेडॉन डिवाइस था। अगले दिन स्कूल में बेन टैलेंट शो की प्रैक्टिस में कुछ लड़कियों से जुड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसका मजाक उड़ाती है। ग्वेन बीच में आकर अपने समर मैजिक परफॉर्मेंस की बातें कर रही थी और बेन को खींच कर ले जाती है। बाद में बेन उदास होकर एक डाइनर पहुंचता है। वहाँ पर एक वेट्रेस डोरिस उसे मुस्कुराकर एक स्पेशल शेक बनाती है। बेन को थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन जल्दी कैस, जेटी और कुछ लड़कियां आकर उसे फिर से नीचा
दिखाते हैं। इस बार बेन का सब्र टूट जाता है। वो ग्रैंडपा की चेतावनी भूलकर ओमनीट्रिक्स एक्टिवेट करता और ग्रे मैटर में बदल जाता है। छोटे से शरीर में वो डायनर के मशीन सबोटाज करता और अचानक सारे बुली खाने और अंडों से लथपथ हो जाते हैं। बाहर निकलते हुए बेन अपनी इस छोटी सी जीत पर काफी खुश होता है। इसी बीच ग्वेन अपने फोटोज अपलोड कर रही होती है और अचानक एक फोटो में उसे कुछ अजीब सा नजर आता है और जूम करने पर वो इयान का चेहरा पहचान लेती है। वो तुरंत ही बेन को बताती है और दोनों मिलकर मैक्स को दिखाते हैं। मैक्स उसे देखते ही पहचान जाते हैं और बताते हैं कि इयान दरअसल एक टाइम ट्रैवलिंग वार लॉर्ड है। 200 साल पहले ओरिजिनल प्लम्बर ने उसे पकड़ा था और उसका डिवाइस एक हैंड्स ऑफ आर्मेजेडॉन जब्त कर लिया था। ये डिवाइस डायमेंशनल रिफ्ट्स को खोल सकता है। तीनों एक सीक्रेट लैब की ओर दौड़ पड़ते हैं जहां पर इयान को पहले से ही कैद किया गया था, लेकिन वहां पर पहुंचकर वो देखते हैं कि जगह पूरी तरह तबाह हो चुकी है। वहां का गार्ड्स जेकब अब बूढ़ा और कमजोर हो चुका था और मरने से पहले वो उन्हें चेतावनी देता है कि वो एलियन इयान डिवाइस खोज रहा है और अब उसे ओमनीट्रिक्स के बारे में भी पता चल गया है। जेकब के बताए अनुसार वो तीनों एक साधारण सी दिखने वाली हार्डवेयर स्टोर में पहुंचते हैं। बेन को शक होता है कि मैं तो यहाँ पहले भी कई बार आया हूँ, लेकिन मैक्स तभी एक छिपा हुआ रास्ता एक्टिवेट करते और अचानक ही एक अंडरग्राउंड एलिवेटर रिवील होता है। जैसे ही वो नीचे प्लम्बर्स की गुप्त फैसिलिटी में पहुंचते हैं, एक एलियन स्पाई उन्हें देख लेता और इयान को सूचना देने दौड़ पड़ता है। मैक्स बताते हैं कि अब केवल कुछ ही प्लम्बर्स बचे हैं। अंदर पहुंचकर बेन और ग्वेन दंग रह जाते हैं जब देखते हैं कि वो वेट्रेस डोरिस भी एक प्लम्बर है और हैरानी की हद तो तब पार हो जाती है जब उनका प्रिंसिपल वाइट भी वहां पर मौजूद था। प्रिंसिपल बेन की ओर देखकर कहता है कि माफ करना, उस दिन तुम्हें सजा देनी पड़ी। बेन और ग्वेन दोनों हक्के बक्के थे। प्रिंसिपल एक बड़ा सा मशीन एक्टिवेट करता और पूरी टीम और भी गहराई में उतरती है जहां सदियों से छुपा कर रखा गया था द हैंड्स ऑफ आर्मेजेडॉन डिवाइस। अंडरग्राउंड बेस शहर के नीचे बहुत दूर तक फैला था। बेन काफी हैरानी से कहता है कि वाओ, इतनी बड़ी फैसिलिटी सिर्फ इस रेलिक को बचाने के लिए। मैक्स उन्हें रेलिक की ओर ले जाता है तो बेन पूछता है कि अगर ये चीज अर्थ के लिए इतनी बड़ी खतरा है तो आपने इसे नष्ट क्यों नहीं किया। डोरिस बताती है कि सदियों से प्लम्बर ने कोशिश की है, लेकिन हैंड्स किसी भी वेपन से नष्ट नहीं हुए। प्रिंसिपल वाइट आगे कहता है कि पहली बार जब हमने कोशिश की तो उसकी एनर्जी से ग्रैंड कैनायन बन गया था, दूसरी बार शिकागो फायर हुआ था और यही वजह है कि हम इसे सिर्फ सुरक्षित ही रख सकते हैं, इसे नष्ट नहीं कर सकते। बेन अपनी मुट्ठियों को कस लेता है और बाकी सभी की तरफ देखकर कहता है तो फिर हमारा सिर्फ एक ही काम है, ये सुनिश्चित करना कि इयान कभी इस रेलिक का इस्तेमाल ना कर पाए। सालों पहले तुम लोगों ने उससे लड़ाई की थी, लेकिन अब तुम सब बूढ़े हो चुके हो। दुनिया को बचाने के लिए किसी खास इंसान की जरूरत है और वो इंसान मैं हूँ। मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। वो अभी ऐसा कह ही रहा था कि तभी अचानक अलार्म तेजी से बजने लगते हैं। पूरे अंडरग्राउंड बेस में रेड लाइट्स चमकने लगती है और साफ संकेत था कि इयान आ चुका था। प्लम्बर अपने वेपन्स उठा लेते हैं और सरफेस पर डिफेंस के लिए दौड़ पड़ते हैं। अगले ही पल एलियन का झुंड घुसता और फैसिलिटी की गलियारों में एक भीषण बैटल शुरू हो जाता है। हर तरफ ब्लास्ट, चीखे और गोलियों की आवाज गूंज रही थी, लेकिन इस अफरा तफरी के बीच इयान चुपचाप अपनी चाल चलता है। वो पीछे से निकलता है और एक प्लम्बर को बेरहमी से मार गिराता है और सीधे हैंड्स ऑफ आर्मेजेडॉन तक पहुंच जाता है। वो अपने दोनों हाथ रेलिक पर रखते ही अपनी ऊर्जा उसमें डालने की कोशिश करता है, मगर उसका शरीर कांपने लगा था और एक्टिवेशन नाकाम रहता है। इयान गुस्से में चिल्लाता है क्योंकि उसकी पावर अभी भी बहुत कमजोर थी। इधर वहीं बेन ओमनीट्रिक्स एक्टिवेट करने के लिए तैयार होता है, लेकिन इयान उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा था। वो अचानक एनर्जी सर्ज छोड़कर ओमनीट्रिक्स को जैम कर देता है, जिससे बेन काफी दर्द से कराहता है। इयान तुरंत ही झपटकर उसे पकड़ लेता और जमीन पर घसीटते हुए बेस से बाहर ले जाता है, जबकि अंदर बाकी प्लम्बर एलियन से जूझते रहते हैं। बाहर वो ओमनीट्रिक्स को छेड़छाड़ करने लगता है जैसे उसकी सेटिंग्स को वो हैक कर रहा हो, लेकिन बेन किसी तरह उसके पकड़ से छूटकर भाग निकलता है। उसे नजदीक में खड़ी एक बाइसाइकिल दिखाई देती है तो वो उस पर चढ़कर पूरी ताकत से पैडल मारता है। इयान उसका पीछा करता है और गाड़ियों को हवा में उठाकर उसकी तरफ फेंकता है और पूरे सड़क पर तबाही मच जाती है। एक जगह इयान दो भारी कारों को एक साथ उठाकर बेन को उनके बीच कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन बेन बहुत ही मुश्किल से उससे बच निकलता है और एक तंग गलियों में मुड़ जाता है। तभी सामने एक ट्रक तेजी से उसकी ओर आती है और घबराकर बेन ओमनीट्रिक्स पर बार बार हाथ मारता है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता और इयान भी अब धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। उसकी आवाज गूंजती है कि अब कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। यहाँ पर बेन हाफते हुए पूछता है, मैंने तुम्हें खत्म कर दिया था तो तुम जिंदा कैसे हो? तो इयान मुस्कुराकर कहता है कि मैंने तो बस मौत का नाटक किया था। वो छोटा सा ट्रिक तुम्हारी पावर्स को जांचने के लिए काफी थी और अब मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। लेकिन तभी बेन पर हमला करने से ठीक पहले अंधेरे से एक बूढ़ा आदमी बाहर आता है। वो भी एक प्लम्बर था। उसके हाथों में पुराना सा वेपन था जिससे वो इयान पर ब्लास्ट करता है। इयान पीछे हटने पर मजबूर हो गया था तो बेन चौंक कर उस बूढ़े को देखता है। इयान दोबारा हमला करने ही वाला होता है, मगर बूढ़ा उसे घूरकर सिर्फ इतना कहता है कि घर जाओ। बेन किसी तरह अपनी बाइसाइकिल पर भागता और देर रात थका हारा अपने घर लौटता है
और जैसे ही वो बिस्तर पर गिरता है उसकी आंखें लग जाती है, लेकिन नींद के बीच में वो देखता है कि उसके कमरे में पहले से ही ग्रैंडपा खड़े हैं। उनकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। ग्रैंडपा उससे कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए बहुत ही चिंतित था। बेन उठकर बताता है कि एक बूढ़े आदमी ने उसे बचाया और कहा था कि जो कुछ भी हो रहा है उसे रोका नहीं जा सकता और किसी तरह वो खुद इसमें बंधा हुआ है। बेन आगे कहता है कि प्लम्बर मानते हैं कि यान को ओमनीट्रिक्स की जरूरत है हैंड्स ऑफ आर्मेजेडोन एक्टिवेट करने के लिए, और इसी वजह से वो उसके पीछे पड़ा है। ग्रैंडपा कहते हैं कि इसीलिए मैं तुम्हें इस शहर से बहुत दूर ले जाना चाहता हूँ। बेन तुरंत इसके लिए इनकार कर देता है। वो कहता है कि मैं भागूंगा नहीं, अगर यान को ओमनीट्रिक्स चाहिए तो वो मुझे कहीं से भी ढूंढ लेगा, तो बेहतर है कि मैं उसका सामना करूँ और प्लम्बर मेरे साथ खड़े होंगे। मैक्स लंबी सांसें लेकर सिर हिलाते हैं। वो कहते हैं कि मैं कभी नहीं चाहता था कि तुम भी इन एलियंस के वार में फंसो, इसी वजह से मैंने तुम्हारे पिता और दादी को इससे दूर रखा, लेकिन तुम्हें रोकना असंभव था। फिर भी मैं कसम खाता हूँ कि तुम्हें खरोच तक नहीं लगने दूंगा। बेन हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है कि चिंता मत करो ग्रैंडपा, मैं भी आपकी रक्षा करूंगा, और वो फिर से गहरी नींद में चला जाता है। अगले दिन स्कूल में बेन पर प्लम्बर्स नजर रख रहे होते हैं। जिम की क्लास में प्रिंसिपल खुद ही उसके पास आकर कहता है कि अगर तुम्हें मेरी या किसी प्लम्बर की मदद चाहिए तो बस इशारा कर देना, लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले जिम के दरवाजे धड़ाम से खुलते हैं। एक धमाके के साथ प्रिंसिपल हवा में उछलकर सीधा बास्केटबॉल हूप में जा गिरता है और अब यान वहां पर आ चुका था। उसकी एनर्जी की लहरें पूरे हॉल में फैलती है। ओमनीट्रिक्स जोर जोर से चमकता है और मैल फंक्शन करने लगता है। बेन भागता है और बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन यान उसे पकड़ लेता है। वो कहता है कि तुम्हारे चारों तरफ हमेशा इतने प्लम्बर्स घूमते रहते हैं कि मैं कभी चाहकर भी तुमसे अकेले में बात नहीं कर सका, लेकिन आज मैं तुझे तेरा फ्यूचर दिखाता हूँ। यान ओमनीट्रिक्स को जोर से पकड़कर छेड़छाड़ शुरू करने लगता है। बेन किसी तरह से फायर अलार्म खींच देता है, जिससे अचानक हॉल में काफी अफरा तफरी फैल जाती है और मौके का फायदा उठाकर वो यान को मुक्का मारता और ओमनीट्रिक्स पर हाथ जमाता है। इस बार उसका डिवाइस रिस्पॉन्ड करता और बेन डायमंड हेड में बदल जाता है, जिसके बाद वो दोनों आपस में भिड़ जाते हैं। यान एनर्जी ब्लास्ट छोड़ता है, लेकिन डायमंड हेड अपने क्रिस्टल शील्ड से उन्हें रोक लेता है। फिर वो स्पाइक्स फेंककर यान को पीछे धकेलता है। यान जमीन पर गिरकर हंसता है। वो कहता है कि तुमने अलार्म बजा दिया, अब सारे बच्चे तुम्हें देखेंगे। बेन चौंक कर रुक जाता है। जिम के दरवाजे खुलते हैं और स्टूडेंट्स अंदर दौड़ते हुए आते हैं। यान इस मौके का फायदा उठाकर वहां से गायब हो जाता है। बेन जल्दी से भागकर लॉकर रूम में छिप गया था और ग्वेन बाहर उसका इंतजार कर रही होती है। जब वो वापस आता है तो वो बताता है कि वो मुझे ढूंढ चुका है और वो चाहता है कि मैं उससे अकेले में मिलूं, और अब मैं भी यही चाहता हूँ कि इसका अंत फेस टू फेस ही हो। ग्वेन यहाँ पर जिद करती है कि वो भी उसके साथ जाएगी। उसी रात बेलवुड के सुनसान कोने में बेन और ग्वेन यान का इंतजार कर रहे होते हैं। ग्वेन कहती है कि तुम अकेले उसका सामना नहीं कर सकते, इसमें तुम सिर्फ अपने आप को चोट पहुंचाओगे। बेन जवाब देता है कि मैं भागते भागते अब थक चुका हूँ, अगर तुम डरती हो तो घर चली जाओ, लेकिन इस बार मैं इसका अंत करके ही रहूंगा। मैं अपने सिटी को बर्बाद होते नहीं देख सकता। अचानक ही उनके पीछे से मैक्स आ जाता है। वो कहता है कि ये बहुत ही बेवकूफ़ी भरा काम है। क्या तुम सच में सोचते हो कि अकेले उसका सामना करोगे और जिंदा लौट आओगे? लेकिन इससे पहले कि बहस आगे बढ़े, अचानक उनका रस्ट बकेट वैन हवा में उठकर दूर जा पटकता है। यान के एलियन उन्हें घेर लेते हैं और सबको पकड़कर यान के पास ले आते हैं। उन्हें जंजीरों से बांध दिया जाता है। दूसरे कमरे में बाकी प्लम्बर्स भी कैद थे और तभी यान की हंसी गूंजती है और वो उनके सामने आता है। वो कहता है कि ओमनीट्रिक्स तुम्हें सिर्फ 10 मिनट के लिए ट्रांसफॉर्म करता है ताकि एलियन डीएनए तुम्हें पूरी तरह कंट्रोल ना कर ले, लेकिन मैंने इसका रिसर्च किया है और अब मैं अपना डीएनए तुम्हारे साथ हमेशा के लिए मर्ज कर दूंगा और हम दोनों एक ही बन जाएंगे, और तुम्हारे जरिए ही मैं अपनी रेसेस को समय की कैद से मुक्त करूंगा। हम कभी वो माइटी वॉरियर थे जिन्होंने यूनिवर्स पर राज किया था। हमारी शक्ति की भूख ने हमें कैद में डाल दिया, लेकिन अब हैंड्स ऑफ आर्मेजेडोन के सहारे मैं वापस लौटूंगा। मेरा शरीर कमजोर है, इसलिए मैं तुम्हारे अंदर पुनर्जन्म लूंगा। बेन गुस्से से चीखता है और कहता है कि ये कभी नहीं होने वाला, लेकिन यान ओमनीट्रिक्स को मजबूर करता है। डिवाइस हरे रंग में चमकता है और डीएनए इंजेक्शन सीक्वेंस शुरू हो जाता है। बेन चीख उठता और उसका शरीर बदलने लगता है और कुछ ही सेकंड में बेन वहां से गायब भी हो जाता है और उसकी जगह अब खड़ा था यान, जो कि अब ओमनीट्रिक्स से इन्फ्यूज होकर कहीं और भी ज्यादा शक्तिशाली बन गया था। वो तुरंत ही हैंड ऑफ आर्मेजेडोन एक्टिवेट करता है और आसमान में पोर्टल खुल जाता है और एलियन शिप्स जो सदियों से टाइम लूप में फंसे थे वो बाहर निकलने लगते हैं। ग्वेन किसी तरह छिपा हुआ लेजर टूल निकालकर अपने आप को और मैक्स को आजाद करती है। मैक्स यान पर हमला बोलता है ताकि उन्हें वक्त मिल सके। उसी दौरान प्रिंसिपल भी प्लम्बर्स को आजाद करता है और पूरी फैसिलिटी एक जबरदस्त युद्ध में बदल जाती है। मैक्स एनर्जी पोलैरिटी का इस्तेमाल करके हैंड्स बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन उल्टा उसे शॉक लगता है और वो जमीन पर जा गिर पड़ता है। यान वहां पर खड़ा होता है।
ग्वेन रोते हुए चिल्लाती है कि तुम मेरे भाई हो, तुम्हें वापस आना ही होगा। लेकिन बेन जो अब यान के कंट्रोल में था वो हमला करता है। ग्वेन यहाँ पर लगातार उसे आवाज देती रहती है कि ग्रैंडपा को हमारी जरूरत है, दुनिया को सिर्फ तुम ही बचा सकते हो। बेन उसके अंदर ही अंदर काफी संघर्ष कर रहा था। उसकी आंखों में चमक आती और आखिरकार वो यान के कंट्रोल से बाहर निकलता है और एलियन सोल्जर को पछाड़ देता है। लेकिन यान अब अपने असली रूप में मैनिफेस्ट हो जाता है और ओमनीट्रिक्स की पावर के साथ पहले से वो कहीं ज्यादा खतरनाक हो गया था। मैक्स लगभग गिर चुका होता है। वो कहता है कि शहर को बचाने के लिए मुझे खुद की कुर्बानी देनी होगी। लेकिन बेन किसी तरह ग्रैंडपा को प्लम्बर्स की मदद से एनर्जी फील्ड से खींचकर बचा लेता है। हैंड्स एक्टिवेट हो जाते हैं और पोर्टल बंद हो जाता है और एलियन शिप वापस टाइम लूप में खींचे चले जाते हैं। कुछ देर के बाद अचानक ही ग्वेन कहती है कि टैलेंट शो में हमें परफॉर्म करना है। बेन कराते हुए कहता है कि नहीं, अब मुझसे नहीं होगा। प्रिंसिपल मुस्कुराकर उन्हें वहां पर छोड़ने की पेशकश करता है, लेकिन अभी समय फ्रीज हो गया था। यान अब भी जिंदा था। वो बेन को दूर फेंकता है, लेकिन बेन इस बार वाइल्ड मट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। दोनों की आखिरी लड़ाई शुरू होती है और यान के हमले को चकमा देते हुए वाइल्ड मट उसे हैंड ऑफ आर्मेजेडोन पर धकेल देता है, जिससे एक बड़ा सा एक्सप्लोजन होता और यान हमेशा के लिए नष्ट हो गया था। बेलवुड की बिजली कुछ पल के लिए झपकती और फिर नॉर्मल हो जाती है। इधर टैलेंट शो में एक्ट चल रहे होते हैं। ग्वेन अपने मैजिक ट्रिक्स शुरू करती है, लेकिन बेन अब तक पहुंचा नहीं होता। तभी वाइल्ड मट स्टेज पर कूदकर उसकी मदद करता है। भीड़ तालियों से गूंज उठती है और ठीक उसी वक्त बेन रिवर्ट होकर पर्दे के नीचे से बाहर आता है और ग्वेन के साथ परफॉर्मेंस में शामिल हो जाता है। सारे दर्शक पागलों की तरह चीयर करते हैं और कैस और जीटी हैरान रह जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि बेन सचमुच में वाइल्ड मट को जानता है। आखिर में विनर्स की घोषणा होती है। बेलवुड सिस्टर्स पहला स्थान जीतती है, जबकि बेन और ग्वेन दूसरे स्थान पर आते हैं। ग्वेन जिससे थोड़ी नाराज थी, लेकिन बेन मुस्कुराकर कहता है कि हमने सिटी को बचाया है, ये हर कोई नहीं कर सकता। उनके पेरेंट्स खुश होकर उन्हें गले लगा लेते हैं। मैक्स पूरे परिवार को डिनर पर ले जाता और बेलवुड अब एक बार फिर से सुरक्षित हो चुका था। उनकी जिंदगी नॉर्मल हो जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी।